मध्य प्रदेश की जहां पर दल बदल का दौर जारी है और कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस की विधायक आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। सागर में एक और कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हुई है। बीना विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हुई है। सुर्खी में जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभा करने के लिए पहुंचे थे तो उसी दौरान मंच पर कांग्रेस की विधायक ने बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण किया है। तो अगर बात करें बीना सीट की तो पूरे सागर लोकसभा क्षेत्र में यही एकमात्र ऐसी सीट थी जो कांग्रेस के पास थी और यहाँ पर कांग्रेस को जीत दिलाने वाली निर्मला सप्रे आज बीजेपी में शामिल हो चुकी है। बीजेपी की वो हो चुकी हैं तो अब कांग्रेस के हाथ से ये सीट भी जा चुकी है। अब तक कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें हैं उस समय उस मंच की जब बीना की विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई और इस समय यहाँ पर गोविंद सिंह राजपूत भी मौजूद थे मंच पर, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो निर्मला सप्रे के जाने से कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी माना जा सकता है। निर्मला सप्रे जिन्होंने एक बड़े लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस को यहाँ पर जीत दिलाई थी और यहाँ पर कांग्रेस का सूखा उन्होंने खत्म किया था। और कांग्रेस को यहाँ पर उन्होंने जीत दिलाई थी। तो अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके। एक बड़ा डैमेज यहाँ पर कांग्रेस का माना जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी का जो एजेंडा है विकास के लिए, इन 6 महीने मेरे बीना विधानसभा का विकास अवरुद्ध था, क्योंकि मैंने विधानसभा का जब जमखंड किया था तो मैंने क्षेत्र की जनता के लिए कई वादे किए थे कि मैं ये करवाऊंगी वो करवाऊंगी, लेकिन मैंने इन 6 महीनों में बहुत ये देख रखा था कि मेरा कुछ भी काम नहीं होता। तो जब विकास की धारा के साथ हमें विकास करवाना है अपने क्षेत्र को, तो मैं इस विकास की धारा में शामिल हुई हूँ और माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है निर्मला सप्रे। तो देखिए, बीना से विधायक हैं निर्मला सप्रे। 2009 में सरकारी नौकरी छोड़ यूथ कांग्रेस में शामिल हुई थी निर्मला सप्रे। बीना विधायक हैं निर्मला सप्रे, जहां 2009 में सरकारी नौकरी छोड़ यूथ कांग्रेस में शामिल हुई थी। नगरपालिका की अध्यक्ष भी निर्मला सप्रे रह चुकी हैं और साथ ही आपको बता दें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। बीजेपी प्रत्याशी महेश राय को 6155 वोटों से उन्होंने हराया था। आपको बता दें कि 25 साल बाद बीना सीट पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया था। 25 साल तक यहाँ पे जो है कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई थी और 25 साल बाद बीना सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। सागर की 8 सीट में से एकमात्र बीना सीट थी जिस पर कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस की एकमात्र सीट भी हाथों से इस वक्त चली गई है और निर्मला सप्रे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रखर, कांग्रेस के खाते में एकमात्र सीट थी वो भी अब बीजेपी की हो चुकी है, बीजेपी में शामिल हो चुकी है यहाँ की विधायक। और इस तरीके से जब वो शामिल हुए हैं तो काफी कुछ समीकरण अब इस सीट पर बदलेंगे। देखिए बिल्कुल प्रीता, जिस तरीके से ये दल बदल हुआ है, बीना से निर्मला सप्रे सिटिंग विधायक बीजेपी में शामिल हुई है। देखिए जो हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी बताने की कोशिश की जा रही थी कि महेश राय को हराया। महेश राय ना केवल बीजेपी कैंडिडेट बल्कि बीजेपी के सिटिंग विधायक थे। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात की जाए, बड़ा झटका ये कांग्रेस के लिए है। सागर क्षेत्र की बात की जाए तो 8 विधानसभाओं में अगर देखें तो बीते 5 महीने पहले जो विधानसभा चुनाव हुए तो 8 में से मात्र ये एक बीना सीट ही थी जहां पर कांग्रेस पार्टी की विधायक चुनकर जीती थी। और ऐसे में अगर बात की जाए तो अब ये कहा जा सकता है कि सागर क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ यहां पर जो है विधानसभा के अंदर हो गया है निर्मला सप्रे के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। देखिए बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए भी बीजेपी ने जगह कौन सी चुनी, सुर्खी विधानसभा। सुर्खी की अगर बात की जाए तो यहां से गोविंद सिंह राजपूत विधायक है, मंत्री भी है प्रदेश सरकार में,
बीती सरकार में भी शिवराज सरकार में मंत्री थे, उसके पहले कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, जो सिंधिया के साथ जो है वो दल बदल करके बीजेपी में आए थे। यानी कि अगर देखा जाए तो बीजेपी सागर क्षेत्र के अंदर सीधे सीधे अगर कहा जाए तो लगातार सेंधमारी जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच करती हुई नजर आ रही थी। और अब अगर बात की जाए तो 8 की 8 विधानसभा सीटों के अंदर ठीक मतदान के, यानी कि तीसरे चरण में सागर लोकसभा सीट में मतदान, और मतदान के ठीक चंद घंटों पहले ही जब आखिरी सभा सीएम की इस क्षेत्र में इस लोकसभा चुनाव के लिए हो रही थी, उस समय जो है ये दल बदल करके जो है कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक मेंटल गेम जो है वो कांग्रेस के बिल्कुल प्रखर यहाँ बड़ा झटका कांग्रेस को, क्योंकि मतदान के ठीक पहले, जैसा कि आपने बताया, चंद घंटों के पहले ही, तीसरे चरण के मतदान के पहले बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ती हुई, कुनबा बढ़ता हुआ, कांग्रेस में टूट की स्थिति, बिखराव की स्थिति, क्या कुछ कारण रहे होंगे कि बीना से जो विधायक थी निर्मला सप्रे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा? देखिए बिल्कुल पूर्वी कई सारे कारण है, जैसा कि निर्मला सप्रे खुद भी बयान करती दिखाई दी कि जो है कई सारे वादों के जरिए वो विधायक की सीट जीती थी, और ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी यहाँ से नहीं आ पाई तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वो विकास की राह है उनके लिए जो है आसान नहीं दिखाई पड़ रही थी। हालांकि कहा जाए तो ये ना केवल कांग्रेस बल्कि कमलनाथ के लिए भी ये बड़ा झटका है, क्योंकि कमलनाथ गुट की नेता जो है वो निर्मला सप्रे मानी जाती है, जमीनी नेता मानी जाती है। अगर स्थानीय स्तर पर बात की जाए तो जो है दीदी भाभी वाला संबंध जो है वो अपनी विधानसभा के अंदर स्थापित करती हुई वो है जो विधानसभा विधायक की सीट जो है वो जीती थी। और ऐसे में अब जब कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस का संख्या बल कम हुआ, उसके बाद लगातार बिखराव की स्थिति दिखाई दी, पार्टी नेतृत्व के साथ पार्टी नेता जब समन्वय नहीं बैठा पा रहे थे, तो ऐसे में ये जो है बड़ा झटका जो है वो देते हुए निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हुई है। ये ना केवल पहली विधायक बल्कि अगर पूरी बात की जाए तो बीते चंद दिनों में अगर देखा जाए, बीते लगभग 1.5 महीने के अंदर देखा जाए, ये तीसरी विधायक है कांग्रेस की जो बीजेपी के अंदर शामिल हुई है। इसके पहले अगर बात की जाए रामनिवास रावत जो कांग्रेस के कद्दावर नेता, 6 बार के विधायक, कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के दायित्वों को भी संभाल चुके ऐसे नेता भी शामिल हुए। उसके पहले कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा सीट के विधायक कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हुए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी एक तरीके से मेंटल वॉरफेयर जो है वो इस लोकसभा चुनाव के पहले जो है कांग्रेस के साथ खेलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सीटों के लिहाज से कम नीचे गिरी है। बिल्कुल प्रखर, यानी कि हम कह सकते हैं जिस तरीके से निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हुए हैं, काफी साइलेंटली वो शामिल हुए हैं, और बीजेपी ने कांग्रेस को इस रणनीति के तहत अब संभलने का मौका भी नहीं दिया। देखिए बिल्कुल साइलेंटली जो है निर्मला सप्रे के दल बदल वाहिद ऐसा दल बदल अभी तक रहा है जिसकी जो गूंज है उस दल बदल के पहले कभी सुनाई नहीं दी। चाहे हम जो लगातार बात करें थे रामनिवास रावत की बात करें या फिर अगर बात की जाए कमलेश शाह की बात की जाए, ये गाहे बगाहे इनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं जो है वो तेज होती रही थी। लेकिन अगर बात की जाए पिछले 2 दल बदलों की अगर बात की जाए, चाहे इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम की बात करें या फिर आज जो दल बदल हुआ है निर्मला सप्रे का बीना के अंदर, इन दोनों में ही एक तरीके का सिमिलर पैटर्न जो है वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर बात करें जब अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हुए, अपना नामांकन वापस लेने पहुंचे, उस समय अचानक से वो जो है अपना जनसंपर्क छोड़कर जो है सुबह की वक्त कहा जा रहा है कि वह जो कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व लगातार बता रहा है कि सुबह जनसंपर्क कर रहे थे, दोपहर में नाम वापसी के लिए रमेश मेंदोला के साथ पहुंचे। ठीक उसी तरीके से आज हमें देखने को मिला सुर्खी के अंदर सीएम की जनसभा थी, लेकिन ये इस बात की भनक किसी को भी नहीं थी कि सीएम की सभा के अंदर बीना से सागर जिले की एकमात्र विधायक शामिल हो जाएंगी। हालांकि जिस तरीके से बाद में तस्वीरें भी सामने आई, मुख्यमंत्री ने दुपट्टा पहनाया ही पहनाया, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई उस मंच की, रामनिवास रावत वहां मौजूद थे, पारुल
पारुल साहू वहां मौजूद थी और निर्मला सप्रे मौजूद थी। यानी कि ये तीनों वो नेता हैं जो कांग्रेस के अंदर कद्दावर नेता रहे। खासतौर पर रामनिवास रावत की तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं। पारुल साहू की बात करें, पूर्व विधायक कांग्रेस से, सागर क्षेत्र की कद्दावर नेता है। पिछला जिस तरीके से आपने बताया साइलेंट तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है, दल बदल का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात की जाए कि आरोप प्रत्यारोपों की, तो यहाँ पे लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस आरोप लगाती हुई नजर आ रही कि गुंडागर्दी के माध्यम से धमकाया जा रहा है। अक्षय कांति बम के समय पर भी इस तरीके के आरोप सामने आए थे कि धमकाया गया है, जिसके कारण जो है अक्षय कांति बम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बिजनेस पर खतरे का डर उन्हें था कहीं ना कहीं। और अब इसी तरीके की बातें जब निर्मला सप्रे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं तो बातें सामने आ रही हैं। देखिए बिल्कुल पूर्वी बिल्कुल लाजमी है इस तरीके की सफाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से आना, क्योंकि जिस तरीके से ये तमाम दल बदल हुए, चाहे निर्मला सप्रे की बात करें, अक्षय कांति बम की बात करें, रामनिवास रावत की बात की जाए, कमलेश शाह की बात करें, या फिर सुरेश पचौरी समेत जो लगातार बड़े लगभग 35 नेता कांग्रेस के जो बीजेपी में शामिल हुए, लगातार इन तमाम नेताओं की बात की जाए तो एक ही तरीके के आरोप जो है कांग्रेस की लीडरशिप पर लगातार जो है लगाते हुए दिखाई दिए। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का जरूर हमलावर होना लाजमी है। लेकिन देखिए जिस तरीके से विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहा है इन दल बदलों को लेकर, खासतौर पर जो ईडी सीबीआई को लेकर डर और काले धंधे की बात की जा रही है, ब्लैक मनी की बात की जा रही है, लगातार देखिए अगर इस तरीके की स्थिति पर अभी तक किसी भी तरीके बिल्कुल प्रखर, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, लगातार कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही है कि दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए नेता छोड़कर जा रहे हैं। बीएसटीवी से खास चर्चा कांग्रेस प्रवक्ता ने की थी, केदार जी जब जुड़े हुए थे इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए, तो जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि 25 साल बाद उन्होंने कांग्रेस को जीत दिलाई थी, कांग्रेस का सूखा खत्म किया था, अचानक क्या हो गया था, उन्होंने एक बात का जिक्र किया था। उन्होंने खुद ही जो सवाल थे वो दागे थे निर्मला सप्रे पर। उन्होंने कहा कि जब वो योद्धा थी, उन्होंने लड़के उस सीट को जीता था, तो अचानक उन्हें क्या हो गया, उन्हें वहां पर लड़ना चाहिए था, उस सीट को बचाना चाहिए था, लेकिन वो इस तरीके से छोड़ गई। कहीं ना कहीं उन्होंने निष्ठा पर भी सवाल उठाए थे। देखिए बिल्कुल तमाम तरीके के सवाल। देखिए जब नेता छोड़ के जाते हैं पार्टी को, खास तौर पर उस समय में जब कांग्रेस पार्टी जिस हालत में 65 विधायक मात्र जीतकर पहुंचे थे विधानसभा के अंदर, वो भी उस समय में जब तमाम राजनीतिक पंडित ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, चुनाव जीतेगी, प्रचंड बहुमत आएगा। लेकिन जब वस्तुस्थिति साफ हुई 3 दिसंबर को जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उस समय जिस तरीके से 65 सीट पर कांग्रेस पार्टी सिमटी थी और उसी के बाद से जो लगातार दल बदल का सिलसिला हुआ, लगातार जो विधायक छिटके, तो बिल्कुल ये जाहिर तौर पर ये कांग्रेस पार्टी का कहना गलत नहीं है और ये बिल्कुल ये कहा जाना निश्चित ही था जब पार्टी से नेताओं का मोह भंग हुआ कि निष्ठा पर सवाल उठाना या फिर ईडी सीबीआई को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर होना बिल्कुल ये लाजमी था। लेकिन सवाल देखिए फिर यहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो है केंद्र नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हुए, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उस पर सवाल खड़े होते हुए, लीडरशिप पर कहीं ना कहीं जीतू पटवारी, राहुल गांधी की लीडरशिप पर भी सवाल खड़े होते हुए सामने आ रहे हैं। देखिए पूर्वी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में दल बदल हुआ है, चाहे बड़े नेताओं की बात करें या बूथ के कार्यकर्ताओं की बात करें, लीडरशिप पर सवाल खड़े किए और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नई लीडरशिप जो मध्य प्रदेश कांग्रेस को मिली है उस पर लगातार सवालिया निशान जो है ये तमाम नेता खड़े करते हुए, और खास तौर पर अगर बात की जाए तो जो सीनियर नेता लगातार कांग्रेस पार्टी से छिटके, चाहे रामनिवास रावत की बात करें या सुरेश पचौरी की बात करें या अन्य सीनियर नेताओं की बात करें जो अलग अलग जिलों से बीजेपी में आकर शामिल हुए, लगातार कांग्रेस पार्टी के नए नेतृत्व पर, क्योंकि अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के बाद ना केवल नेतृत्व परिवर्तन बल्कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक तरीके से कहा जाए तो पीढ़ी परिवर्तन भी है वो हुआ था और उसी के बाद से लगातार ये टूट की स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए ये तो बात सीधी जो दिखाई देती है वो, लेकिन अगर बात की जाए तो बीजेपी भी यहाँ पर जो है बिल्कुल सीधे तौर पर स्ट्रेटेजी बनाई थी, स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रही है कि किस तरीके से कांग्रेस
लीडरशिप पर सवालिया निशान खड़े हों। और इसी लिहाज से जब नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लगातार जो है जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, हेमंत कटारी की जो लीडरशिप मध्य प्रदेश कांग्रेस को मिली है, युवा लीडरशिप जो मिली है, उस पर लगातार सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। कुनबा जोड़ने की क्षमताओं पर जो है सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है। तो बिल्कुल साफ तौर पर एक जो मैं लगातार पहले भी हम बात कर रहे थे कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इस लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी बिल्कुल प्रखर और कांग्रेस को मानसिक रूप से क्षति पहुंचाने की कोशिश बीजेपी की थी, ये पूरी रणनीति थी और इसमें बीजेपी सफल होती हुई भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है और काफी हद तक हम ये कह सकते हैं सफल भी हो चुकी है, क्योंकि काफी बड़ा झटका निर्मला सप्रे का, क्योंकि मतदान से ठीक 2 दिन पहले उनका इस तरीके से पार्टी छोड़ना कई सवाल भी खड़े करता है, लीडरशिप पर भी सवालिया निशान खड़े करता है। प्रखर, तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए धन्यवाद आपका। और बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ की, जहां आखिरी दौर चल रहा है और दिग्गज पूरी जोर आजमाइश लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सूरजपुर में यहां जेपी नड्डा जमकर बरसे हैं, जहां विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। उन्होंने कहा, सीएम साय ने बोला कांग्रेस पर जमकर हमला, लोकसभा चुनाव बेहद अहम है। उन्होंने कहा हर महीने माता बहनों के खातों में 1000 रुपए जाएंगे। यहाँ महतारी वंदन योजना का भी उन्होंने जिक्र किया है और 1000 रुपए हर महीने जाने की बात खातों में उन्होंने कही है। पहले वोट बैंक की राजनीति होती थी, मोदी जी ने तरीका बदल डाला है। 13 दिन में जेपी नड्डा का यह दूसरा दौरा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, जहाँ इस दौरान आपको बता दें सीएम साय भी कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं, साथ ही जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सीएम साय ने कहा मोदी जी ने राजनीति का तरीका बदला है, पहले वोट बैंक की राजनीति होती थी, अब मोदी जी ने इस तरीके को बदल दिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के मतदान छत्तीसगढ़ में होने हैं और इसी कड़ी में राजनेताओं के दौरे, स्टार प्रचारकों के दौरे तेज होते हुए छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहां जनसभा को संबोधित किया। और आपको बता दें 13 दिन में जेपी नड्डा का यह दूसरा दौरा रहा, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील की है। इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव बेहद ही अहम हो जाता है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील की और साथ ही सीएम साय का भी बयान इस दौरान सामने आया। उन्होंने कहा हर महीने माताओं बहनों के खातों में 1000 रुपए डाले जा रहे हैं। महतारी वंदन योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 1000 रुपए हर महीने माताओं बहनों के खातों में डाले जा रहे हैं। साथ ही इस दौरान कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा मोदी जी ने राजनीति करने का तरीका बदला है। तो देखिए आखिरी चरण के मतदान छत्तीसगढ़ में और इसी कड़ी में स्टार प्रचारक पूरा जोर आजमाइश लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हर सीट पर कमजोर से लेकर मजबूत सीट पर पूरी जोर आजमाइश लगाती हुई भारतीय जनता पार्टी और इसी कड़ी में जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा। बताइए, ये इलाका और जसपुर का इलाका नक्सलवाद से ग्रसित था कि नहीं था? था कि नहीं था? आज नक्सलवाद समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? और उसको पूरा समाप्ति की ओर मोदी जी ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे? आतंकवाद, नक्सलवाद ये आए दिन घटना थी। उसी तरीके से हर दिन घोटाला होता रही कि ना? बोलो, घोटाला होता था कि नहीं? हर दिन घोटाला होता रही कि ना? आई कोठान घोटाला होए कि ना? हुआ था कि नहीं हुआ था? आज मोदी जी के राज में हम कोई घोटाला नहीं, कोई कुछ नहीं। 3 महीना में ही बहुत काम करे हन। हमारे यहाँ माता बहनी मन बैठी ने, आप वाला महतारी बंधन योजना के पैसा मिल गए कि नहीं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला बतावा भाई हाथ उठा के, माता बहनी मन तीसरा किस्त मिल गई से। और आप वाला मैं बताता हूं कि जब तक हमारे नेता मन के आशीर्वाद रही अपन सरकार में बैठा के रखियो, मतलब के महतारी बंधन योजना बंद होने वाला नहीं है। हर महीना अपन के खाता में 1000 रुपया जाने वाला है। आज 70 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन एक लाभ लेते हैं। ये कांग्रेस के भ्रम में हमारा पड़ना नहीं है। हमारे किसान मन के 2 साल के बकाया बोनस मिलिस कि नहीं? 3716 करोड़ रुपया दे के काम करे हन। हाथ उठा के एक बार बताइए, मिल गई से ना? इस साल
24,72,000 से ज्यादा किसान मन के धान खरीदे हन। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे और छत्तीसगढ़ के अंतिम चरण के लिए 7 मई को 7 सीटों पर मतदान होना है। बीजेपी कांग्रेस दोनों की साख यहां पर दाव में लगी हुई है। 4 सीटों पे अगर हम बात करें, 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी तो 3 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से कांटे की टक्कर मानी जा रही है। 4 सीटें भाजपा के पक्ष में जाती हुई तो 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये मौजूदा समीकरण है। हालांकि ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि किसकी कहां पर जीत होती है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो शाम के बाद प्रचार प्रसार थम जाएगा, चुनावी सभाओं का, रैलियों का शोर खत्म हो जाएगा। प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर जाकर ही प्रचार कर सकेंगे और ऐसे में प्रचार प्रसार के आखिरी दिन दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी आखिरी ताकत झोंकते हुए नजर आए हैं। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारी सहयोगी मोनिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। मोनिका, आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन, शाम 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार थम जाएगा। ऐसे में पूरी ताकत बीजेपी ने यहाँ पर जो की है, जेपी नड्डा आ जाए और सीएम साय ने भी जनसभा को संबोधित किया। लेकिन अगर हम यहाँ पर सीएम साय का जिक्र करें, जिस तरीके से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और आज जब वो सभा को संबोधित भी कर रहे थे, तो गौर करने वाली बात यह है कि सभा को संबोधित करते करते कांग्रेस पर तो हालांकि हर बार निशाना साधा जाता है, लेकिन इस बार आज के दिन, प्रचार के आखिरी दिन, प्रसार के आखिरी दिन, वो अपने कार्यकाल को बता रहे, क्या उनके कार्यकाल में काम हुए हैं, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है, कौन सी योजनाएं वो चल रही है। एक तरह से वो अपने कामकाज का ब्यौरा आज प्रस्तुत कर रहे हैं जनता के सामने। आज बिल्कुल देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो छत्तीसगढ़ दौरा है, कई मायनों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यह महत्वपूर्ण तब हो जाता है जबकि आज शाम को जो प्रचार प्रसार का दौर है वह पूरी तरीके से थम जाएगा और प्रचार प्रसार का दौर थमने के साथ साथ जो प्रत्याशी है वह डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर पाएंगे, डोर टू डोर जाकर अपने लिए वोट अपील कर पाएंगे। लेकिन अगर चुनावी समीकरण की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से चुनावी समीकरण अभी बन पा रहे हैं, तो कुछ परसेंट जो वोट है वह कांग्रेस की झोली में भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के हाईकमान का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा है, कांग्रेस ने भी अपने न्याय पत्र को लेकर मैदान में उतरे हैं। वही अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो आज सूरजपुर में जेपी नड्डा ने जो लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज को लेकर वोट अपील की, जनता के बीच में चुनावी हुंकार भरा जनसभा को संबोधित किया। लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि सीएम विष्णुदेव साय ने अपने कार्यकाल को गिनाया है, तो जितनी भी जो चुनावी सभा हो रही है, जहां एक और मोदी की गारंटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी 400 पार के आंकड़े को लेकर पूरे देश भर में उतरी है, वहीं विष्णु के सुशासन यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 4 से 5 महीने के कार्यकाल और कार्यकाल में दी जाने वाली योजनाओं की सौगात, जिस तरीके से जनता को 3 से 4 योजनाओं की सौगात भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद तुरंत ही दी, उन सारी चीजों का जो ब्यौरा है, उन सारी चीजों का जो आंकड़ा है, वह विष्णुदेव साय जो प्रदेश के मुखिया है स्वयं जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। जहां पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता मोदी की गारंटी और उनके घोषणा पत्र मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, वहीं विष्णु के सुशासन के साथ साथ मोदी की गारंटी को यहां छत्तीसगढ़ प्रदेश में 11 सीटों को जीतने का दावा जिस तरीके से बीजेपी कर रही है, उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। खासकर महतारी वंदन योजना की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ सरकार की वह महत्वाकांक्षी योजना जिसने प्रदेश की जनता ने सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथ में दोबारा सौंपी, तो कहीं ना कहीं 70 लाख महिलाएं जो है इसकी योजनाओं की लाभार्थी हैं। तो यहाँ पूरी 11 की 11 सीटों पर काबिज होने की बीजेपी की यहाँ रणनीति और दावा करते हुए नजर आ रही है, लेकिन साख यहाँ दाव पर है और 4 सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हावी होती हुई नजर आ रही है। 3 सीटों पर कांग्रेस भी यहाँ पे दम भरती हुई नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ परिणाम होते हैं। अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।